यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट चैनल पर। अब जो ये क्लास आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके पेपर नंबर 15 से बिलोंग करती है। पेपर का नाम आप जानते हैं, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। और स्टडी नोट्स को हम फॉलो करते हुए क्लास को अपनी ये डेलिब्रेशन आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमारी जो आज क्लास है उस क्लास नंबर है 54। तो दिस 54 नंबर इज बेस्ड ऑन दिस स्टडी नोट एज ए रेफरेंस मटेरियल। मैं आपको स्टडी नोट नंबर 4 करा रहा था, आपको स्टडी नोट नंबर 4। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था आपका, ये पूरा एबीसी हो गया था। अब जस्ट इन टाइम पे हम आ जाते हैं। जस्ट इन टाइम जो कि एक थ्योरेटिकल नेचर का बेसिकली टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके शॉर्ट नोट में आ जाता है या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन करने के में आ जाता है, और कई बार छोटे मोटे सवाल भी आ जाते हैं इसके। और दूसरा क्या होता है कि आपकी जैसे बैक फ्लश है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन काम करता है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। तो यू नो दैट जिट इज स्टैंड फॉर द जस्ट इन टाइम, राइट। तो जस्ट इन टाइम ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आई? ये बेसिकली जापानीज कल्चर में कॉस्टिंग को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया और उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं एक फ्रेमवर्क बनाना चाहता हूँ आपको। ओरिजिनली हम ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या करते हैं और जिट उससे कैसे अलग है या कैसे डिफरेंशिएट होता है। नॉर्मली जैसे आप क्या करते हैं किसी प्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम आपका है जो भी, राइट। उस प्रोडक्शन सिस्टम में आप कैसे काम करते हैं? पहले आप क्या करते हैं कि आप अपना एक एक डिमांड फोरकास्ट करते हैं, राइट। आप क्या करते हैं? डिमांड फोरकास्ट करते हैं। डिमांड फोरकास्ट करने के बाद आपको पता चलता है, सम स्टैटिकल टेक्निक्स आप लगाते हैं और बहुत सारे मार्केट सर्वे वगैरह करने के बाद यू नो व्हाट एग्जैक्टली योर डिमांड इज फॉर ए फोरसीबल फ्यूचर। और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं? उस डिमांड को डिटरमाइन करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? प्रोडक्शन शुरू करते हैं, ठीक है, उतना प्रोडक्शन कर लेते हैं। और इस फिर प्रोडक्शन को आप क्या करते हैं? कोशिश करते हैं अपने इसको मार्केट करने की, मतलब इसकी मार्केटिंग करते हैं, राइट, सेल करते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो इस केस में क्या होता होगा कि भाई कई बार डिमांड हमने जो फोरकास्ट की ठीक नहीं हो पाती होगी, कई बार आपका ओवर ओवर प्रोडक्शन हो जाता होगा, कई बार ऐसा हो जाता होगा कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है। तो इसमें आपका हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, जैसे आपने ओवर प्रोडक्शन किया तो आपको सारा इन्वेंट्री चाहिए, ये चाहिए, आपकी बहुत लंबी कॉस्ट इसमें, बड़ी कॉस्ट, एक सब्सटेंशियल कॉस्ट आपकी ब्लॉक हो जाती है। तो जापानीज ने क्या किया कि उन्होंने एक पुल सिस्टम बनाया। पुल सिस्टम मतलब ये पुश सिस्टम है। पुश सिस्टम का मतलब क्या है कि आप बनाओ और फिर मार्केट में धकेलो, मार्केट में बेचो उसको जबरदस्ती। इन्होंने क्या कहा कि हम जब बनाएंगे, डिमांड हम जब प्रोड्यूस करेंगे जब रियल में डिमांड होगी। तो जो डिमांड पुल सिस्टम है वो क्या कहता है? प्रोड्यूस ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ये ट्रेडिशनल सिस्टम से इस तरह से अलग है। अच्छा, ये मैं इतनी छोटी चीज को इतना लंबा क्यों बता रहा हूँ कि जिससे आप इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो इससे इसके कई फायदे हैं। एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली is required to be produced only. This is the theme of JIT system, right? अब होता क्या है कि जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आप देखो कि बहुत जो ये रॉ मटेरियल है, अगर आप देखेंगे तो ये डिपेंड करता है 30 से अराउंड 35% ऑफ द कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इसी में लगी रहती है। तो एक सब्सटेंशियल कॉस्ट आपकी मटेरियल में ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जैसे आप अगर इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपकी कुछ वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, कुछ आपकी फिनिश गुड स्टोर करना रहेगा, तो एवरीथिंग रिक्वायर्ड ए कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस, राइट। आपको स्टॉक रखना है, उसको फिनिश गुड का स्टॉक रखना है, तो वो सब आपका एक सब्सटेंशियल अमाउंट आपकी वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक रखता है। तो जापानीज ने कहा कि हम केवल तब बनाएंगे जब बाजार में जरूरत होगी। और जिट को आजकल सपोर्ट करने के लिए आपके ईडीआई सिस्टम, जैसे आपके ईडीआई सिस्टम मतलब आपका ईआरपी सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हेल्प करता है आपको फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इज वेरी वेरी आई थिंक कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव नाउ। तो जिट इज आई थिंक वेरी वेरी
आई थिंक प्रिविलेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज। तो अभी जिट बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रीज भी कर रही हैं, ठीक है। थीम इज कि वो they don't want to build up a stock or produce something in basically based on the forecasting, right? So what exactly they want to supply the right things at the right place at the right time। तो इससे क्या होगा, आपकी फायदे क्या क्या होंगे, आपकी एक तो कॉस्ट कम होगी, राइट, आपकी क्या होगी, कॉस्ट कम होगी। दूसरा क्या होगा, आपकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। इस तरह की चीजें इसमें आपका आएगी, ठीक है। और आपकी डिलीवरी इतनी इतनी सुपीरियर तरह की होगी कि आपका इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो लॉन्ग रन में आपकी बिजनेस प्रॉस्पेरिटी को ले जाएगा। तो जिस सिस्टम बेसिकली क्या कहता है कि जीरो इन्वेंट्री की बात करता है, ठीक है। जिट अप्रोच में क्या करता है, वो ऑफन आपकी क्या करता है कि इन्वेंट्री कॉस्ट को वो बिल्कुल जीरो इन्वेंट्री की तरफ काम करना चाहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक फ्रेमवर्क एक बताने की कोशिश की, मोटी मोटी बात इसमें ये लिखी होंगी। लेकिन जिट सिस्टम बेसिकली ऐसा नहीं कि अकेला काम करता है। जिस सिस्टम के साथ आपकी, जैसे इन्होंने कानबान की यहाँ पे एक अप्रोच को बताया, तो कानबान में क्या होता है, कानबान में बेसिकली एक आप ये समझ लीजिए कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसमें। आपका जैसे ये तीन चार तरह के, मान लो मैं छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरह के कुछ इंफॉर्मेशन बोर्ड्स होते हैं। तो उसमें आप बता सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, ये काम हो गया, असेंबली लग गई, ये वाले काम अभी जो हैं वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो कोई भी आके जो भी काम करेगा वो यहाँ इस सिस्टम पे, इस चार्ट पे इंफॉर्मेशन प्लेस कर देगा। तो कानबान सिस्टम में क्या होता है, कानबान सिस्टम में बेसिकली वो इंफॉर्मेशन जो भी ऑपरेटर मान लो जिस स्टेज में काम करेगा उस पे वो इस कार्ड पे वो इंफॉर्मेशन पंच कर देगा। तो दूसरा वो जो भी आदमी अगला प्रोसेस करेगा, मान लीजिए इस काम के बाद यहाँ काम होना है, यहाँ काम होना है, तो वो यहाँ देख लेगा कि भाई क्या क्या चीज पे कौन सा प्रोसेस हो चुका है, कौन कौन सा काम होना है अभी बाकी, जिससे कि इस बेसिकली कानबान क्या करेगा, एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बनाएगा। क्योंकि जिट में आपको क्या है, टॉलरेंस है नहीं बिल्कुल भी, वो बिल्कुल आपको जीरो इन्वेंट्री की तरफ चलता है। तो उसमें आपके कानबान में जैसे इन्होंने बताया कि आपका रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्कोर जो स्टॉक है, और पॉसिबिलिटी ऑफ रीऑर्डर्स, मतलब आपके मटेरियल का स्टेटस रहेगा, कब आपको रीऑर्डर करना है, ठीक है। जैसे इन्होंने टू बिन्स का एग्जांपल लिखा है कि एज द सप्लाई ऑफ बोथ बिन ऑन द असेंबली लाइन फॉल बिलो द सर्टेन नंबर, इट में अनकवर द येलो लाइन पेंटेड अराउंड द इनसाइड ऑफ स्टोरेज बिन। मतलब होता क्या है कि जैसे इस तरह की एक बिन होती है, मान लो बिन मतलब एक डिब्बा मान लो, इसमें मान लो जो यहाँ पे इस लेवल पे क्या है, सामान भरा हुआ है इसमें। मान लीजिए इसमें कुछ इस तरह की चीज, ये बोल्ट रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे बोल्ट रखे हुए हैं। तो इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में फॉर एग्जांपल ये लेवल पे क्या है, येलो पट्टी है, डिब्बे के अंदर येलो पट्टी लगी हुई है। ये मान लो ग्रीन कलर का डिब्बा है, ये वाला बिन है, एक ट्रे है, और यहाँ पे एक येलो मार्किंग है। तो जब वो बोल्ट उठाएगा, इसको निकालेगा, इसको निकालेगा, ये सब निकालेगा, तो उसको येलो पट्टी दिख जाएगी यहाँ। तो जैसे ही येलो पट्टी दिखेगी वो क्या करेगा, ऑर्डर कर देगा नए सामान का। तो आपका रीऑर्डरिंग का रीऑर्डर हो जाएगा। तो येलो पेंटेड लाइन अराउंड द इनसाइड बिन जब उसको दिखोगी, तो फॉरमैन जो होगा वहां का क्या करेगा, एक रिक्विजिशन दे देगा, किसके लिए, नए बोल्ट्स के लिए, या जो भी ये आइटम है, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम्स जो है बेसिकली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं इससे। क्योंकि जिट में आपको क्या चाहिए, बिल्कुल आपके पास स्टोरेज उतना रहेगा जितने की जरूरत है, बेयर मिनिमम वाली कंडीशन रहेगी। तो ये एक एग्जांपल इन्होंने बताया। तो जिट क्या है, जिट ऑल्सो एग्जिस्ट इन कंसर्न विद द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द सिस्टम, ठीक है। जिट जो है, जैसे मैंने बताया कि जिट एक साथ काम नहीं करता, उसमें बहुत सारी जो दूसरी, जैसे TQMs है आपकी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को हेल्प करती हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें मैं बता देता हूँ कि TQM क्या होता है और सिक्स सिग्मा क्या होता है, हालांकि हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। देखो ये सारी टेक्निक्स आई हैं जापान से, ठीक है। सिक्स सिग्मा क्वालिटी कंट्रोल्स का है, इसमें पार्ट जो मिलियन से डिफेक्टिव की बात होती है। आपको क्वालिटी कंट्रोल बहुत सुपीरियर लेवल पे ले जाना है आपका, ठीक है। आपका डिफेक्ट्स जो है मिलियंस में कुछ आएंगे, 3.4 समथिंग मिलियंस में आते हैं। और TQMs क्या है, इट फोकस ऑन द कस्टमर बेसिकली, कि व्हाट एग्जैक्टली ये क्या कहते हैं कि क्वालिटी क्या होती है। जैसे आप क्वालिटी की बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन क्वालिटी की TQM के हिसाब से क्वालिटी नथिंग बट टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। कस्टमर को फोकस में रखते हुए ये
आपकी क्वालिटी को मैनेज करता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व द ऑल लेयर ऑफ द इवन द मैनेजमेंट, द मिडिल मैनेजमेंट, वर्कर्स, एवरीवन इज इन्वॉल्व इन दिस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो ये चीजें काम करती हैं एक एक दूसरे के साथ टेंडम में, ठीक है। अकेली कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करती है। जैसे जिट के साथ आपको कानबान भी रहेगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जैसे आप बैक फ्लश पढ़ते हैं, बैक फ्लश अकाउंटिंग, तो मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, नेक्स्ट मैं जैसे ही होगा, आपकी एक दो क्लास छुट्टी हुई है, तो उसमें भी आपका जिट के साथ काम होगा। तो सिमिलरली जो भी आपके प्रोसेस हैं, जैसे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, सिक्स सिग्मा है, क्वालिटी कंट्रोल है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, जिट है, ठीक है, आपका एक काइजन है, ये सब चीजें जो हैं एक इम्प्रूवमेंट की बात करती हैं, और ये जापानीज कल्चर से उठ के आई हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी बात मैंने आपको बता दी। अगर आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख देंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। तो बेसिक पॉइंट क्या मोटे पढ़ने बने कि भाई ये पुल पुल टेक्निक्स है, ठीक है। इट इज नॉट ए पुश टेक्निक। ये प्रोड्यूस जब करती है जब आपका ऑर्डर आता है, जीरो इन्वेंट्री की तरफ चलती है, जिसका आपको 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 इन्वेंटरी की कॉस्ट को कम करना होता है, वर्किंग कैपिटल आपकी कम रिक्वायर्ड होती है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है आपके, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कानबान और इन सबको लगा के अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ चलते हैं हम। तो ये कुछ इन्होंने दिया है। मैं तो ये बेसिकली आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहा, पर मैं आपको अब सिंपल बता देना चाहता हूँ कि जैसे जिट के एडवांटेज क्या हैं। जैसे जिट पे शॉर्ट नोट आ सकता है आपको, तो आपके जिट के एडवांटेज क्या होंगे कि होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आपकी बेयर मिनिमम है, ये वाली, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमें आपको स्टॉक रखना ही नहीं है, हमें जब बनाना है जब आना है। रिलीज ऑफ आपका स्टोरेज स्पेस रिलीज होगा, जिससे आपका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस होगा। और कहीं आपकी अगर आपने कोई लीज पे लिया हुआ है, ठीक है, या कोई आपकी स्पेस की जो कॉस्ट है, इंश्योरेंस की कॉस्ट है, रेंट पेड है, वो सब आपकी कम हो जाएंगे, ठीक है। ये वेस्ट को एलिमिनेट करता है, क्योंकि आपको आपको इन्वेंट्री स्टोर ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेंट्री क्या है, स्टोर करने के साथ उसमें बहुत सारे जैसे स्पॉइलेज है, चोरी है, ठीक है, थेफ्ट है, आपकी डिफेक्टिव्स हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे केमिकल्स हैं जो टाइम के साथ डिके हो जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जैसे एक्सपायर डेट प्रोडक्ट की समस्या जो आती है, क्योंकि आप जब भी मंगा रहे हो, जब आपको लगाना, तो ये भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अंडर दिस टेक्निक ओनली द एसेंशियल स्टॉक्स आर ऑब्टेन, लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि फाइनेंस, इससे आपकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। आप तो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको इंडस्ट्री जो है फाइनेंस कॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। रीऑर्डर लेवल आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मार्क आपका रीच करेगा, जैसे मैंने बताया था कि येलो बिन सिस्टम में, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बिन है और इसमें ये वाला मार्क है यहाँ पे, तो जैसे इसके ये बोल्ट है मान लो इसमें, अब जैसे ही ऑपरेटर इसके बोल्ट निकालता रहेगा, जब इसको ये मार्क दिखेगा तो वो रीऑर्डर कर देगा। ड्यू टू अफोरमेंशन लो लेवल ऑफ द स्टॉक हेल्ड, ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं भाई, जब आपकी वर्किंग कैपिटल कम रहेगी, आपका जैसे मैंने बताया कि 30-35% आपका जो है इन्वेंट्री कॉस्ट रहती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट रहती है, तो वो वो आपका फंसा रहेगा ना मामला। वो आपका जो मतलब इन्वेस्टमेंट आपका जा रहा है उसमें, वो फ्री हो जाएगा, तो उससे आपका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा। ये डिमांड पुल टेक्निक्स है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि गुड जब ही आप बनाएंगे जब वो आपके पास ऑर्डर होगा, या जब वो सोल्ड होने वाले होंगे। तो वो इस तरह से आपका सिस्टम को इंटीग्रेट करता है, या इस तरह से सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं कि ये आप उसको ऑर्डर को बिल्कुल बेयर मिनिमम टाइम में आप जो है उसको फुलफिल कर सकें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब डिमांड आपकी वॉलेटाइल होती है, तो डिमांड वॉलेटाइल होने पे आपको, अगर आप एक फोरकास्ट के बेस पे बनाएंगे तो उसमें जरूर एरर आएगी, लेकिन आप जब जिट के साथ जाएंगे तो वहां पे आप एक अच्छा रिटर्न अपने बिजनेस को दे सकते हैं। जिट मैन्युफैक्चरिंग इनकरेज द राइट फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट आपकी और रिवर्क मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा रहता है। जिट के साथ क्या रहता है, आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है।
तो फ्लो, अब ये सारे जो वर्ड हैं वो किताबों में शायद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन फ्लो प्रॉपर होता है तो आपकी एरर कम होती है, ठीक है, एरर कम होती हैं, फॉल्ट्स कम होते हैं, डिफेक्ट्स कम आएंगे, तो आपकी रिवर्क कॉस्ट कम हो जाएगी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे, ग्रेटर एफिशिएंसी आएगी, ठीक है, जस्ट इन प्रोडक्शन सिस्टम से। The close relationship are forecasted along the production chain just in time system। तो ये आपका क्या है कि आपकी फोरकास्ट जो भी है उसके साथ भी आप इसको टेंडम में यूज कर सकते हैं। तो आपकी एक तरह से मतलब फोरकास्ट रियल रियल डिमांड के ऊपर वो करेगी। कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, जब ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं था उस टाइम, लेकिन ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ाएगा। और ओवर प्रोडक्शन इज एलिमिनेटेड, जस्ट इन टाइम आपका अडॉप्ट करोगे तो आपका ओवर प्रोडक्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज भी हैं थोड़े से। डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं कि भाई ये जीरो टॉलरेंस आपकी एडमिट करता है मिस्टेक्स की। जब आप जिट के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ मिस्टेक्स आर नॉट अलाउड। तो अब आपको क्योंकि रिवर्किंग इज वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिस, है ना, तो एक ये है कि आपको ये मेंटेन करना पड़ता है। तो देर इज ए हाई रिलायंस ऑन द सप्लायर। मतलब क्या है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी जिट में मान लो आपको एक ऑर्डर मिला, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑर्डर मिला, अब इसमें आपको हो सकता है कुछ चीज आप बनाएं, कुछ आपके ये 4 सप्लायर हैं, कुछ ये सप्लाई करता है, कुछ ये सप्लाई करता है, कुछ ये सी सप्लाई करता है, कुछ डी सप्लाई करता है। अब इनको इनके डिलीवरी शेड्यूल्स होंगे, ठीक है, तो ये इतने रिलायबल होने चाहिए कि आपके ये तब सप्लाई कर दें जब जब इनसे कहा जाए शेड्यूल के हिसाब से। देयर शुड बी नो स्लिपेज इन द शेड्यूल। तो रिलायंस, हाई रिलायंस ऑन द सप्लायर, ठीक है, अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगी। अब बफर तो आपके पास होता नहीं है, तो अगर आपके ये कोई भी आइडियल लाइन है या कोई मशीन डाउन हो गई तो उसमें आपको मुश्किल आ सकती है, आपका आपका पूरा लाइन को इनबैलेंस कर देगा और आपकी इक्विलिब्रियम सिस्टम को आपको खराब कर देगा, जिससे आपको एक हैवी कॉस्ट हो सकती है। तो आपकी मशीनरी लाइंस वो प्रॉपरली बैलेंस होनी चाहिए, उसमें आपकी डाउन टाइम्स और ये सब नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका सिस्टम रबस्ट होना चाहिए, ठीक है। इन मोटे तौर पे हम ये कहें कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम आपका होना चाहिए रबस्ट, मतलब बहुत रिलायबल। The organization would not be able to unexpected increase in the order due to the fact there are the no access finished good। क्योंकि मतलब ये है कि आपकी ऐसी कोई डिमांड अगर आ गई है आपके पास तो फिर आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स भी रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी रिलेटिवली हाई एज द फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन वुड बी मेड। भाई ऑब्वियसली जैसे आपको पर्टिकुलर जब ऑर्डर आएगा तभी आप इन्वेंट्री का ऑर्डर करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई चेन में आपके कंपोनेंट्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको ऑर्डर करेंगे, तो आपको आप ऐसा नहीं कि फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ये सब आप नहीं देखेंगे, तो आपके इससे कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चर may have certain detrimental effects on the environment due to the frequent deliveries। तो ऑब्वियसली आपकी ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी नहीं आएगी और चीजें नहीं आएंगी, तो ये सब देख के आप इसको फॉसिल फ्यूल वगैरह आपका ज्यादा खर्च होगा, छोटे छोटे ऑर्डर मंगाएंगे, तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपको एक इन्वायरमेंट पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ जो डिसएडवांटेज मैंने आपको सामने डिस्कस किए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इतनी प्रिसाइज सिस्टम में चलेंगे तो एरर्स अलाउड नहीं है। फिर सेम सेम चीज पे उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब हम जिट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या जिट को अपने सिस्टम में लगा रहे हैं। तो मैनेजमेंट बाई इन एंड सपोर्ट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक जनरल लेवल की बातें हैं कि क्योंकि जस्ट इन टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो अपने आप में एक बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम है, तो मैनेजमेंट की हर लेवल पे सपोर्ट होनी चाहिए जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एडिक्वेट रिसोर्स शुड बी एलोकेटेड सो एज टू ऑब्टेन द टेक्नोलॉजिकल एडवांस। जो भी सॉफ्टवेयर हैं, MIS वगैरह जो आपका है या जो भी आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है, तो किसी मैं सॉफ्टवेयर का यहाँ नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो MIS सिस्टम है या आपकी MRP सिस्टम है, ERPs हैं, उनकी ये बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस सॉफ्टवेयर आपके होने चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग एक क्लोज ट्रस्टशिप रिलेशनशिप,
क्योंकि मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बेस्ड है, तो ये ट्रस्टिंग रिलेशनशिप पाएंगे तो आपकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। ठीक है, सप्लायर आपके टाइम टेस्टेड होने चाहिए, उनकी रिलायबिलिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड डिले उसमें नहीं आनी चाहिए चीज़ों में। Just in time manufacturing cannot be adopted overnight. It is a process. It requires some time. It requires commitment from all level, from the management to the lower level. Every level is required to in fact deliver the best at their end. तो ये एक मतलब एक continuous process है, तो it requires some time, right? द डिजाइन फ्लो प्रोसेस नीड टू बी रीडिजाइन, जो मैंने आपको कहा था कि बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग की यहाँ बात आ रही है, कहीं कहीं लेआउट से आपकी लाइन की रीबैलेंसिंग है, रीफॉर्मेशन है, जो भी आपकी बोटलनेक्स हैं उन सबको हटाना है। लोड साइज नीड टू बी मिनिमाइज, राइट। वर्क स्टेशन कैपेसिटी शुड बी बैलेंस वेर एवर पॉसिबल, जो मैंने आपको कहा कि बैलेंसिंग चाहिए आपकी लाइन, वही बात ये कह रहे हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस should be carried out so as to minimize the machine breakdowns. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे मेंटेनेंस माने होता है कि चीज को रख रखाव करना। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है, हम एक शेड्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है, शेड्यूल्स बना लेते हैं। जैसे आप आपके घर में आपका मान लो स्कूटर है या कार है, जो भी है, आप उसका प्रॉपरली सर्विस के लिए जाते हैं जब जब उसमें ज़रूरत होती है, तो आप जैसे कुछ लोग साल में एक बार सर्विस जरूर कराते हैं, कुछ फिल्टर्स बदलने हैं, ऑयल चेंज होना, इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब विदाउट गोइंग इनटू ब्रेकडाउन सिस्टम, वी डू द मेंटेनेंस बेस्ड ऑन सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ रनिंग, और जो उसके टाइम शेड्यूल्स हैं उनके हिसाब से हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि आपकी मशीन डाउन टाइम में नहीं जाती। सेटअप टाइम शुड बी रिड्यूस वेर एवर इज पॉसिबल, डेफिनेटली। क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम शुड बी अडॉप्टेड सो द टोटल क्वांटिटी कंट्रोल, जो आपने बताया था कि TQM जो आपका है, ठीक है, या 6 सिग्मा जो आपका है, वो टेंडम में काम करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, काइजन करनी पड़ेगी कहीं कहीं। ओके, रिडक्शन इन लीड टाइम एंड फ्रीक्वेंट डिलीवरी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। भाई आपको लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम वो होता है जब आप ऑर्डर देते हैं। लीड टाइम कहाँ से शुरू होता है, लीड टाइम आपका शुरू होता है, ये जो लीड टाइम है आप समझ लीजिए, मैं हर चीज़ को क्यों समझा रहा हूँ कि वहाँ लोग रटना शुरू कर देते हैं और उन सवाल लिख नहीं पाते जब आ जाता है। लीड टाइम होता है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपको सामान मिला, सामान मिला, इसके बीच का जो टाइम होगा वो लीड टाइम कहलाएगा। ठीक है, आपने ऑर्डर प्लेस किया और यहाँ आपको इतना टाइम जो है, मान लीजिए आपने 1 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया और 10 तारीख को आपको सामान मिलता है, तो 10 दिन का आपका लीड टाइम हो गया। तो इट शुड बी मिनिमाइज, क्योंकि आपको जस्ट इन टाइम सिस्टम पे काम करना है। और आपको जो है फ्रिक्वेंट डिलीवरी होनी चाहिए, छोटी छोटी डिलीवरीज, मतलब ऐसा नहीं कि आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें और दुनिया इस तरह की बात करेंगे तो जेट नहीं लग पाएगा फिर, ठीक है। मोशन वेस्ट शुड बी मिनिमाइज। मोशन वेस्ट का मतलब क्या होता है कि मैनुअल मोशन जो होता है, आप मटेरियल हैंडलिंग की ये बात कर रहा है बेसिकली, तो वो मैन हैंडलिंग यहाँ आपको जो मैनुअल हैंडलिंग ऑफ मटेरियल है या जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। कन्वेयर बेल्ट शुड बी यूज। आपने देखा होगा, जो कभी आप इंडस्ट्री में गए हों या जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आपको कन्वेयर पे चीज़ें चलती रहती हैं, चाहे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में देख लें, चाहे कहीं भी देख लें। तो उसमें क्या होता है कि सपोज क्या होता है, रोलर चलते रहते हैं, इस तरह के 2 रोलर है मान लो, ये इनके ऊपर एक बेल्ट चल रही है, राइट, ये एक बेल्ट चल रही है। अब मान लीजिए एक सामान है जो यहाँ से या मैं इसको यहाँ बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए इस तरह का एक कन्वेयर सिस्टम है आपके पास। मान लीजिए एक स्टेशन A है, दूसरा स्टेशन B है। अब क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, वो हमें यहाँ से इस स्टेशन से यहाँ ले जाने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बेल्ट लगा देते हैं, कन्वेयर बेल्ट लगा देते हैं, ये इस तरह की कन्वेयर बेल्ट लगा देते हैं। तो ये कन्वेयर बेल्ट क्या है, घूमती रहती है, इस तरह से चलती रहती है, और इस पे यहाँ पे हम सामान लोड कर देते हैं, तो ये घूम घूम के अपने यहाँ आ जाता है अपने आप ही। तो ये मैनुअल मोशन, यहाँ पे मोशन वेस्ट अवॉइड हो जाता है कन्वेयर बेल्ट की को यूज करने से। तो ये इन्होंने आइडिया बताया। ऐसे बहुत आइडिया होते हैं जो आप अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग इज ए फिलॉसफी बेसिकली, ठीक है। तो दैट इट इज नॉट ए बेसिकली थिंग्स के वो एकदम से हो जाती है, ये ओवर द टाइम इसको डेवलप किया गया है।
ओवर द टाइम इस पे काम किया गया है, जब जाके ये कहीं शेप ले पा रही है। इंडस्ट्रीज आर स्टिल, इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसको जो हैं अभी अभी इम्प्लीमेंट कर रही हैं, सब जगह ये है भी नहीं है। लेकिन हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जापानीज ने बहुत ज़्यादा काम किया है सिस्टम्स पे, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने रीडेडिकेट किया, रियलाइन किया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में तो वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। उसके बाद जापानीज प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में आप जानते होंगे जरूर। तो these all things comes from these system, all the system, the Kanban, the JIT, the Kaizen है, या सिक्स सिग्मा, जो भी चीजें हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं। तो इट इन एन ऑप्शनल सिस्टम दैट रिड्यूस द इन्वेंट्री, ठीक है, और रेस्पॉन्सिव कस्टमर नीड्स पे काम कर सकता है, राइट। तो ये जो छोटी छोटी इन्होंने बात बताई, अब मुझे लगता है कि शायद आपको अगर कोई नोट लिखना आएगा जिट पे या कहीं कुछ आएगा तो आप जिट की कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी जिट की कॉन्सेप्ट थी। अब इसका एक न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल एक दो बार सवाल में मतलब एग्जाम में आया है, तो अब हम इस पे फोकस करते हैं, राइट। Illustration number 6. B Limited has decided to adopt JIT policy for materials. The following effects of JIT policies are identified. तो वो JIT implement करना चाह रहे हैं। To implement the JIT, the company has to modify production and material receipt facilities at a capital cost of rupees 10 lakh. The new machine will require a cash operating cost of rupees 1,08,000 per annum. The capital cost will be depreciated over 5 years. तो वो क्या करना चाहते हैं, अपनी मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी को जिट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में। तो उसके लिए क्या 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 काम करना पड़ेगा, ये 5-6 काम करने पड़ेंगे। उसमें उनको एक कैपिटल मशीनरी लगानी पड़ेगी, जिसके लिए कैपिटल आउटले जो होगा कितना होगा, 10 लाख रुपीज होगा। और उसके बाद ऑपरेटिंग कैश यानी कि उसको चलाने का खर्चा जो आएगा पर एनम 1,08,000 रुपये आएगा। जो कैपिटल कॉस्ट है इसकी आपको 5 साल में डेप्रिसिएशन भी करना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ये 5 साल में डेप्रिशिएट हो जाएगा। रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग विल बी रिड्यूस फ्रॉम 40 lakhs to 10 lakhs। तो आपकी जो इस फैसिलिटी को इम्प्रूव करने से, लगाने से, इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, रॉ मटेरियल की जो स्टेक होल्डिंग कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी, कितनी, 40 लाख से 10 लाख रह जाएगी। द कंपनी कैन अर्न 15% ऑन इट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी का ये कैपिटल रेट है या इंटरेस्ट रेट है, ये कितना है, 15%, ठीक है। ये कई 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 तरह से आपको दे सकता है, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रेट दे सकता है या इंटरेस्ट रेट के नाम से इसको दे सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर रीजनिंग, वो इसको क्या लिखते हैं, लेकिन आपका इस पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। द कंपनी कैन अवॉइड रेंटल एक्सपेंडिचर ऑन द स्टोरेज फैसिलिटी अमाउंटिंग टू द 33,000 पर एनम। जो आपका ये रॉ मटेरियल की स्टॉक होल्डिंग कम होगी इस फैसिलिटी को लगाने से, तो उससे आपकी स्टोरेज की जो चार्जेस थे वो भी कम होंगे, 33,000 पर एनम से आपके चार्जेस कम हो जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 22,000 विल बी सेव ड्यू टू जिट प्रोग्राम। तो आपकी क्या होगी, स्टोरेज फैसिलिटी के लिए 33,000 रुपये कम होगा एक तो, और उसका जो इंश्योरेंस वगैरह कराना पड़ता था आपको स्टॉक्स का या बिल्डिंग्स का या जो स्टोरेज फैसिलिटी थी उसमें 22,000 जो करना पड़ता था वो भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेविंग्स आएगी ये 4 नंबर पे। प्रेजेंटली देर आर 7 वर्कर्स इन द स्टोर डिपार्टमेंट एट ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। 7 वर्कर अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, 5,000 रुपये पगार लेते हैं हर महीने। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द जिट सिस्टम ओनली 5 वर्कर विल बी रिक्वायर्ड। तो पहले जो 7 वर्कर थे, अब कितने वर्कर रह जाएंगे जिट लगाने के बाद, 5 वर्कर। बैलेंस टू वर्कर एम्प्लॉयमेंट विल बी टर्मिनेटेड। तो 2 लोगों को आप एक तरह से नौकरी जा रही है उनकी, आप ये मान लो। तो ये भी देखो, ऑटोमेशन का ये भी होता है कि आपकी जो मतलब एक ये भी एंगल है कि आपको कुछ लोगों को जॉबलेस होना पड़ रहा है, राइट। ड्यू टू रिसिप्ट ऑफ द स्मॉलर लॉट्स ऑफ मटेरियल there will be some disruption in the production. The cost of stock out are estimated to be 77,000 पर annum। तो जब हमने जीटा इम्प्लीमेंट किया होगा तो हमने क्या किया होगा, स्मॉलर लोड्स में मटेरियल को हमने लिया होगा वहाँ पे, मतलब बड़े ऑर्डर्स में
हमने नहीं दिए होंगे रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, उससे कई बार क्या होता है स्टॉक खत्म हो जाता है, तो कई बार प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शन आ जाएगा। तो इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट उन्होंने लगाई है, ये नुकसान है बेसिकली जिट को लगाने से। तो 77,000 रुपये पर एनम इन्होंने उसकी कॉस्ट, मतलब उसकी एक जो कॉस्ट है वो आकलन किया है। डिटरमाइन द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ जिट पॉलिसी, इज इट एडवाइजेबल फॉर द कंपनी टू इम्प्लीमेंट द जिट और नॉट। तो जस्ट यू हैव टू सी, ये बताना है कि भाई फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है, जिट पॉलिसी लगानी चाहिए या ना लगानी चाहिए, ये आपको बताना है। आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं तो ये डाटा सिंपल दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो अप्रोच है सिंपल है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात है। किसकी बात है? इस चीज को अगर आप देखें तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट ए समथिंग दैट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, कि हमें कितना फायदा हो रहा है किस चीज को करने से और क्या नुकसान हो रहा है, इसको देखना है। तो अभी इन्होंने जिस तरह से किया सवाल उस तरह से करा सकते हैं, आप कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। तो सिंपल देखो, इन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से किया है। तो सबसे पहले आपको देखना है कॉस्ट क्या लगेंगी और इस साइड में आप बेनिफिट लिख दीजिए। आई थिंक ये सवाल कई एक दो बार आया है एग्जाम में, राइट? ये सवाल एक दो बार एग्जाम में आया है, मुझे ऐसा बिलीव है। ये एक या दो बार सवाल एग्जाम में आया है। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको देखते हैं। इस डाटा से आपको कॉस्ट क्या है और आपकी बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो पहली कॉस्ट क्या है आपकी? पहली कॉस्ट है आपकी इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फॉर मॉडिफाइंग द प्रोडक्शन फैसिलिटीज। तो ये आपकी 10 लाख की जो मशीन लगा रहे हो, ये 10 लाख रुपए आप जो लगा रहे हो मशीन के लिए, आपको क्या होगा, इसको लोन लेना पड़ेगा 15% पे। तो 15% पे आपने 10 लाख का जो कॉस्ट है वो आएगा 1,50,000 रुपये। फिर आपकी क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसको चलाने की कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,08,000 रुपये पर एनम है। तो ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन लाइन। डेप्रीशिएशन ऑन द न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी इन्होंने नील लिया हुआ है। आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं, ना चाहें तो ना भी ले सकते हैं, क्योंकि डेप्रीशिएशन इज बेसिकली ए नॉन कैश फ्लो थिंग, राइट? तो इन्होंने डिसीजन मेकिंग के लिए आपको नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपको वहाँ टैक्सेशन और इन सब की बात आती है फिर आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ टैक्सेशन का कोई डाटा दिया नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ना ही ठीक समझेंगे। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ भी है नोट में, डेप्रिसिएशन बीइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, इट इग्नोरिंग द डिसीजन मेकिंग। टैक्स सेविंग ऑन द डेप्रिसिएशन इज नॉट कंसिडर्ड इन द अबव एनालिसिस। तो आप अब चूंकि यहाँ टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ऑब्वियसली टैक्स का इम्पैक्ट आप नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपने डेप्रिसिएशन को भी छोड़ दिया। अदरवाइज आप वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट ले भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैश जब टैक्सेशन आएगा तो आपका आउटफ्लो वहाँ पे इफेक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए इन्होंने रीजनेबली इसको यहाँ छोड़ रखा है। ओके, दूसरी और क्या कॉस्ट है, और कॉस्ट इसमें क्या है, ये तो सेविंग है, ये वाले पॉइंट नंबर 4 में ये भी आपकी सेविंग है। इसके बाद ये स्टॉक आउट कॉस्ट है। ठीक है, तो 77,000 इज द स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है, तो ये 3 आइटम जो हैं कॉस्ट के इसमें हैं। अब बेनिफिट के आइटम देखते हैं। देखिए बेनिफिट आपको क्या हो रहा है, आपकी रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग जो है वो 40 लाख से 10 लाख आपका रिड्यूस हो गया। तो 30 लैक्स आपका जो एक कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो 30 लाख पे आपका 15%, 13 लाख पे 15% कितना आएगा, वो आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो बेनिफिट में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन द रिलीज ऑफ फंड, जो आपका जो वर्किंग कैपिटल आपकी बची यहाँ पे, तो 40 लाख माइनस 10 लाख, 30 लाख पे 15% करेंगे, 4,50,000। अच्छा, उसके अलावा और क्या बेनिफिट हो रहा है, और आपका बेनिफिट ये वाला भी बेनिफिट हो गया आपका 33,000 ये हो गया, और 22,000 ये हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह का। तो ये कहीं लिखा है इन्होंने, अच्छा ये लिखा है देखो, सेविंग इन द रेंटल एक्सपेंडिचर 33,000 और सेविंग द प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस। तो ये पॉइंट नंबर 4 का डाटा इन्होंने वहां लिखा हुआ है। उसके अलावा 2 वर्करों की कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, सैलरी कम हो जाएगी। तो 2 वर्कर्स 2 इंटू 5,000 इंटू 12, तो 2 इंटू 5,000 ये इन्होंने 5,000 इंटू 12 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो 1,20,000 आ गई। तो आपकी टोटल सेविंग जो हो रही है इसमें, आपकी जो टोटल सेविंग हो रही है वो कितनी हो रही है, टोटल सेविंग हो रही है आपकी, टोटल सेविंग इन 4 आइटम की कितनी हो रही है, 6,25,000 रुपए। और यहाँ तक जो आपकी
ये 6,25,000 आपको बैलेंस फिगर करनी है, यहाँ पे जो बैलेंस करना है दोनों साइड्स को। तो यहाँ आपकी क्या होगी, नेट बेनिफिट आ जाएंगे 2,90,000 रुपए। ये 3 आइटम आपके कॉस्ट के हैं और 4 आइटम आपके बेनिफिट के हैं। तो इसमें से आप ये घटाएं तो आपको आ जाएगा, आपको कितना बेनिफिट होगा, 2,90,000 का आपको बेनिफिट हो जाएगा जिट लगाने से। ठीक है, तो जिट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, द कंक्लूजन इज जिट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, बीइंग इट इज ए प्रॉफिटेबल थिंग्स, तो इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। डेप्रिसिएशन बीइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट इज इग्नोर इन डिसीजन मेकिंग। तो टैग, ये मैंने आपको पॉइंट ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको आप जरूरी नहीं इस फॉर्मेट में बनाएं, आप टोटल बेनिफिट एक साइड लिख सकते हैं और कॉस्ट एक साइड लिख सकते हैं, या टोटल कॉस्ट और भी किसी फॉर्मेट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जिट का एक सवाल हो गया है। अब ये वाला जो सवाल है आपका, ये बैक फ्लश से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने अभी बैक फ्लश आपको कवर नहीं किया है, मैं इसको बैक फ्लश आपको समझाना पड़ेगा तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, और बैक फ्लश आपका छूटा हुआ है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बैक फ्लश के साथ अगले जो सवाल हैं आपके, उनको मैं आपको कराऊंगा। तो ये केवल 2 ही सवाल है, उसके बाद फिर ये ईआरपी का टॉपिक शुरू होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपका जिट अलॉन्ग विद जो बैक फ्लश सिस्टम है उसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।